है प्रचंड। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम सत्ता के संग्राम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी पाटिल। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और फिलहाल सभी पार्टियों में टिकट बंटवारे को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को 125 लोगों की पहली लिस्ट जारी करते हुए 50 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया है। उम्मीद जताई जा रही कि समाजवादी पार्टी भी कुछ ही घंटों में अपने पत्ते खोल लेगी। उधर बीजेपी ने पहले ही तय कर लिया है कि वो अपने प्रत्याशियों की घोषणा मकर संक्रांति पर करेगी। दिल्ली में भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की लगातार बैठकें चल रही हैं। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश की ज्यादातर सीटों पर स्क्रूटनी जारी है और लगभग 175 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग चुकी है। बस आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। वहीं बसपा का अपना वही पुराना तरीका है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो पहले ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। पहले चरण के पहले दल बदल और जोड़ तोड़ की राजनीति भी चरम पर है। ऐसे में पहले चरण के चुनाव को लेकर कोई भी पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। पहले चरण के चुनाव में क्या कुछ खास रहेगा और पहला चरण अपने नाम करने के लिए किस सियासी दल का दांव है सबसे दमदार, सत्ता का संग्राम में चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे पश्चिम की परीक्षा में। तो उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद के बाद सियासी पारा अपने उफान पर है। आरोप प्रत्यारोप के दौर में एक के बाद एक नेता दल बदल भी कर रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सभी सपा की साइकिल पर सवार होंगे। उधर समाजवादी पार्टी के भी कई नेताओं ने बीजेपी का रुख किया है। वहीं बसपा से तो पहले ही ठीक ठाक संख्या में विधायक किनारा कर चुके हैं। खैर, चुनाव है तो ये सब चलता ही रहेगा। फिलहाल सबकी नजर पश्चिम उत्तर प्रदेश, खासकर उन 11 जिलों पर है जहां पहले चरण में वोटिंग होगी। जीत के लिए आखिर किस पार्टी का दांव सबसे दमदार है और वो कौन से मुद्दे हैं जो चुनाव को प्रभावित करेंगे। चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का चुनावी घमासान अब जोर पकड़ने लगा है। हालांकि ऐसा स्वाभाविक भी है क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सूबे में 7 चरण में मतदान होना है। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा। इसके लिए शुक्रवार 14 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा, जबकि 21 जनवरी पर्चा दाखिल करने की अंतिम तारीख है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव में 11 जिलों की 58 सीटों उत्तर प्रदेश के जिलों में मतदान होगा। जिन जिलों में 10 फरवरी को वोटिंग होगी उनमें शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, अलीगढ़, बुलंदशहर, आगरा और मथुरा शामिल हैं। आपको बता दें कि सूबे में वैसे तो मुस्लिम आबादी तकरीबन 19% है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की तादाद 26% हो जाती है। ऐसे में यहाँ बीजेपी ध्रुवीकरण का काज खेलना चाहती है ताकि मुस्लिमों के खिलाफ हिंदुओं को लामबंद किया जा सके। पिछले चुनाव में 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर ऐसा करने में बीजेपी कामयाब रही थी और उसका सियासी फायदा सीटों में तब्दील होता भी नजर आया। लेकिन इस बार विरोधी भी अपनी रणनीति बना रहे हैं और जैसा कि सितंबर में संयुक्त किसान मोर्चा के मंच से मुजफ्फरनगर में एक नारा दिया गया, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत ने यह नारा लगाया कि हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर। विपक्ष की कोशिश यही है कि इस बार ध्रुवीकरण की बीजेपी की कोशिश को किसी तरीके से नाकाम किया जा सके। यूपी में पश्चिम हिस्से में चुनावी रण शुरू हो रहा है। इसी बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या जो शुरुआत में बढ़त हासिल करेगा उसे आखिरी दौर तक एक एडवांटेज रहेगा या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाकी इलाकों से एकदम अलग है। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले वोट डाले जाते रहे हैं और इसका असर आखिरी परिणामों पर भी दिखता रहा है। 5 साल पहले यानी 2017 की चुनाव की बात करें तो बीजेपी की सुनामी ने इस पूरे क्षेत्र को समेट लिया था। पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों की 76 सीटों में से 66 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। ऐसा तब हुआ था जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। पिछली बार 76 में से सपा को महज 4 सीटें ही मिल पाई थी और कांग्रेस को महज 2 सीट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं वहां पर 3 मुद्दे मुख्य तौर पर हैं, जिसको लेकर किसान खासे नाराज नजर आए। सबसे पहला मुद्दा आवारा पशुओं का है, जो किसानों की खड़ी फसल को बेहद नुकसान पहुंचा रहा है। इनका कोई उपाय ना तो सरकार के पास है और ना ही किसानों के पास। इसकी वजह से सबसे ज्यादा फसल हानि छोटे किसानों को हो रही है। दूसरा मुद्दा गन्ने की कीमत का है। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिले में गन्ने की पैदावार के लिए जाना जाता है
और यहाँ पर बने चीनी मिल इस गन्ने के महत्वपूर्ण खरीदार हैं। इसलिए गन्ने की कीमत को लेकर हमेशा किसान चिंतित रहते हैं और साथ ही साथ चीनी मिलों से किए गए भुगतान को लेकर भी। वहीं तीसरा मुद्दा कृषि को लेकर बिजली की कीमत का है। आज भी उत्तर प्रदेश में बिजली की कीमत पड़ोसी हरियाणा और पंजाब के मुकाबले कहीं ज्यादा है। बहरहाल अब इन सबके बीच पश्चिम की परीक्षा में कौन पास होता है और कौन फेल, यूपी की चुनावी जंग में ये देखना दिलचस्प रहेगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए लखनऊ से वंदना रावत की रिपोर्ट। तो सत्ता का संग्राम में आज के मुद्दे पश्चिम की परीक्षा पर चर्चा करने के लिए लखनऊ से जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता दीपक सोनकर जी हैं, जल्दी ही जुड़ेंगे हमारे साथ। सपा प्रवक्ता जावेद खान जी भी हमारे साथ जल्दी जुड़ेंगे। बसपा नेता राजू उपाध्याय जी भी जल्दी जुड़ेंगे। लेकिन वही फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस नेता अशोक सिंह जी। अशोक सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार निर्मल सिंह बैस हैं स्टूडियो में। अशोक सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। अशोक सिंह जी, आपने बिल्कुल जैसा कि वादा किया था कि 40% टिकट महिलाओं को दिया जाएगा, दिया। 125 में से 50 सीटें लगभग आपने महिलाओं को दी है। क्या सिर्फ महिलाओं को टिकट दे देने से इन 58 सीटों पे आप फाइट में आ गए हैं क्या? नहीं, देखिए, राजनीतिक क्रांति है महिलाओं के लिए कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी लगातार 2 वर्ष से लगातार उत्तर प्रदेश पे, चाहे वो दलितों की आवाज रही हो, पिछड़ों की आवाज रही हो, आम आदमी की आवाज बनी है, किसानों की आवाज बनी है। जहाँ जुर्म हुआ हम प्रियंका गांधी उन लोगों की आवाज बनी। हाथरस कांड को देखिए हमने उत्तर प्रदेश पे, तो लगातार पौने 5 साल में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने काम किया है, जनता के बीच में है। हमने जो वादे किए, जो हमारी मैनिफेस्टो में हमने महिलाओं के लिए पहली बार अलग से किसी पार्टी ने मैनिफेस्टो नहीं दिया, हमने पहली बार दिया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 22-32 साल से सत्ता में नहीं है, मगर बहुत सारे प्रयोग उत्तर प्रदेश में हुए, कभी दलितों के नाम पर, कभी राम के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी जातियों के नाम पर। अब उत्तर प्रदेश की जनता कोई नया प्रयोग नहीं चाहती है। महिलाओं की भागीदारी है, जो हमने कहा वो हमने कर दिखाया। अभी हम दूसरी चीज लिस्ट भी जारी करने वाले, 2 दिन में हमारी लिस्ट आ जाएगी। मगर हम संकल्पित है कि महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। सरकार नहीं कर रही है, अन्य पार्टी नहीं कर रहे, मगर हमारा स्पष्ट मत है कि महिलाओं की भागीदारी राजनीति में होनी चाहिए। अच्छी लोग आने चाहिए समाज से, मतलब एक जन सेवा है और ये जनसेवा करना कांग्रेस ने अपना सिद्ध कर दिया है कि जो हमने कहा प्रियंका गांधी ने वो कर दिखाया है। ये तो उन्होंने सिर्फ टिकट देने में लेने जा रही है। मैं पूरी बात कंप्लीट कर लूं त्रिपाठी जी। उत्तर प्रदेश की जनता फैसले लेने जा रही है, अब किसी प्रयोग में आने वाली नहीं है। न राम के नाम पर, न अब लोगों को रोजगार चाहिए। किसान के आंखों में आंसू, नौजवानों के आंखों में आंसू, महिलाओं के आंखों में आंसू। सवाल है तो अपराध चरम सीमा पर, सड़क से लेकर जेल तक हत्या हो जाए, यही उत्तर प्रदेश है। योगी आदित्यनाथ अन्य राज्यों में जाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज क्यों मुंह छुपाकर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में बताएं कि रात में 12 बजे रात में टायर के बीच में एक दलित लड़की को कैसे जला दिया, तो मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अशोक जी, ये तो पूरी आपने बात कर दी कि बीजेपी के नेगेटिव जितने पॉइंट्स है सब आपने गिना दिए। हम तो आपने अपने पॉजिटिव पॉइंट्स बताइए। आप किस आधार पे आपने सिर्फ महिलाओं को 40% टिकट दे दिया? आपके मुद्दे और क्या रहेंगे? क्या यही एक मुद्दा है क्या हमने 40% टिकट दे दिया इससे जीत जाएंगे? प्रियंका गांधी जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिल्कुल स्पष्ट मत दिया है। हमने कोई हवा में बात नहीं की थी, हमने जमीन पे लाके काम किया है। चाहे वो कोरोना में हो, चाहे महिलाओं की भागीदारी की बात हो, हमने कर दिखाया है। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता अपना जनमत 10 मार्च को सुना देगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होने जा रहा है। चलिए, आपका विश्वास है, हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। लेकिन अशोक जी, सब हमने आपसे पूछा कि इन 58 सीटों पे आपकी अभी एक भी सीट नहीं है, एक भी सीट नहीं है। ऐसी स्थिति में आप कैसे, कौन से मुद्दे होंगे आपके जो इन 58 सीटों में आप पर्याप्त सीट ले आए जिससे आप 204 के पार जाएं? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हमारी 7 सीटें थी। हम जनता के, हम संख्या बल में जरूर कमजोर उत्तर प्रदेश पे हुए। हम 32 साल से उत्तर प्रदेश पे नहीं है। हमें उत्तर प्रदेश की जनता ने नहीं जनमत दिया, मगर जिन लोगों को जनमत दिया उनकी जवाबदेही तय है। उन 2017 में सपा, बसपा, इससे पहले सपा, भाजपा, मुलायम सिंह, राजनाथ सिंह, सबको देखा है। तो अब उत्तर प्रदेश, मैं इसलिए कह रहा हूँ इस बात को कि अब उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक हो चुकी है, किसी भी बहकावे में नहीं आने वाली है, न जात न मजहब धर्म में। हमने महिलाओं की भागीदारी राजनीति पे दी है, स्पष्ट तौर पे हम मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम न किसी धर्म की बात कर रहे हैं, न हम रोजगार की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि लोगों को रोजगार चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भाई? आदमी उत्तर प्रदेश का पलायन कर रहा है, किसान अपना हक मांग रहा है,
तो बहुत सारे जितने भी मुद्दे हैं वो जनता के बीच में लेके जा रहे हो और पूर्ण विश्वास है लोकतंत्र पर्व है, लोकतंत्र में हम अपनी बात कह रहे हो, पौने 5 साल से लगातार कहते आ रहे हैं। हमारे तो प्रदेश थोड़ा अशोक जी आंकड़ों पे बात कर ले, थोड़ा सा आंकड़ों पे बात कर ले जी। सब आंकड़ों पे बात यह है कि आपने कहा रोजगार चाहिए, आपने कहा किसानों के आंखों से आंसू पोंछना है। किसानों के आंखों से आंसू कैसे पोंछ देंगे आप एक तरफ कह रहे हैं 400 रुपए समर्थन मूल्य गन्ना, आपके साथ घोषणा पत्र में भी है या आप लोग कह भी रहे हैं कि 400 रुपए समर्थन मूल्य चाहिए गन्ना के उस पे। अब आप बताइए कि चीनी मिल 480 रुपए में बेचता है 1 क्विंटल, उसमें उसके बाकी खर्च हैं, बिजली का खर्च है, लेबर खर्च है, बाकी खर्च हैं। ऐसे में 400 रुपए वो समर्थन मूल्य दे देगा, उससे दिलवा देंगे आप, तो वो पनपे का कैसा बंद नहीं हो जाएंगी मिले? नहीं देखिए, सरकार की जिम्मेदारी होती है। अब देखिए, सरकार 2017 में जब योगी सरकार बनी तो क्या कहा कि हम गन्ना किसानों को भुगतान करेंगे जी। पहले तो गन्ना किसानों को जो लागत है उसे मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए भाई जी? गन्ना किसानों के अब आप भारतीय जनता पार्टी ने कहा, आदरणीय मोदी जी ने कहा, सार्वजनिक मंचों पर कहा कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए। क्या हुआ भैया? 2014 से अब तक क्या कर रहे हो आप? हमने छत्तीसगढ़ में कर दिखाया है, हमने पंजाब में किया है, हम उत्तर प्रदेश में भी करने जा रहे हैं। सरकार आने दीजिए, हम बताएंगे सरकार कैसे चलती है। इवेंट के माध्यम से सरकार नहीं चलाई जाती है। योगी आदित्यनाथ तो 5 साल से इवेंट के माध्यम से चला सरकार है। जो मनरेगा का भ्रष्टाचार का कहते थे स्मारक है कांग्रेस, आज उसी मनरेगा की शरण ली योगी आदित्यनाथ और मोदी जी लिए हुए। तो जनता तय करेगी 2022 में। और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि हमें पूरी आशा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन करने जा रही है। चल अशोक जी, आपने बढ़िया आपने बात कही, छत्तीसगढ़ और पंजाब की भी बात कही जी। चलो, हमारे जावेद खान जी आ गए हैं समाजवादी पार्टी से, लेकिन उसके पहले हम निर्मल जी आपसे सवाल करना चाहेंगे। ये जो जिस तरह से कांग्रेस के अभी हमारे साथी और नेताजी ने, अशोक सिंह जी ने कहा कि हम बेरोजगारी की बात करके, हम जो किसानों के आंसू पोंछ करके हम सरकार ले आएंगे। अभी 58 में से एक भी सीट नहीं है और टोटल 7 सीटें थी। ऐसे में क्या इनका सिर्फ महिलाओं को 40% भागीदारी दे देना, यानी आधी आबादी कही जाती है, तो इनको महिलाओं के सारे मत मिल जाएंगे और ये सीटें आने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का चुनाव खासा महत्वपूर्ण होता है, ये सभी जानते हैं। और जैसा कि अभी कांग्रेस नेता कह रहे थे, प्रवक्ता कह रहे थे कि जितने फार्मूले थे, मुझे लगता है पिछले 4 दशकों में, 3 दशकों में वो सब लग चुके हैं। इसलिए कांग्रेस इस बार नया फार्मूला लाई है, महिलाओं को 40% आरक्षण देकर, विधानसभा सीटें देकर। तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस के इस तड़के ने कहीं ना कहीं उसे चर्चाओं में ला दिया है। नहीं तो आप देखते थे कि अब तक कांग्रेस जो है गेम के पूरी तरह बाहर रहती थी। कोई एक तरह से कहा जाए तो कोई नाम लेवा भी एक तरह से नहीं होता था और 58 सीटों पर तो सुपड़ा साफ ही था। आप गौर करें कि पिछले 3 दशकों में कांग्रेस पवेलियन के बाहर बैठी हुई है, उसके बाद महिलाओं का फार्मूला वो अब क्यों लेके आई? तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि कांग्रेस एक नया दाव लेके आई है, तो इससे उसने कहीं ना कहीं उसे चर्चा में जरूर लेके आई है वो। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ये नहीं बता पाए कि वो जो समस्याएं हैं, जो समस्याएं मुंह बाय खड़ी है पश्चिम की, जो कि खासा महत्वपूर्ण स्थान रखता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में 58 सीटों पर, वहां का फार्मूला क्या है? वो जो किसानों की समस्याएं, बिजली की समस्याएं, उसके लिए कांग्रेस का क्या फार्मूला है? तो अभी, और खासकर ऐसे माहौल में जब सब वर्चुअल हो रहा है, जमीनी रैली और आम सभा आप नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चुनौती बहुत विकट है। या उसको इस बात को कन्विंस करना पड़ेगा कि वो किस तरीके से जनता की समस्याओं को हल करेगी, तभी उसका ये कॉन्फिडेंस झलकेगा कि एक बार उसे सत्ता तो दी जाए, उसके बाद वो परिवर्तन करके दिखाएगी। बिल्कुल, सत्ता कैसे हासिल होगी? 7 से सीधे 407, 207। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है और इस समस्या को वो कैसे पार पाती है, देखने वाली बात होगी। बिल्कुल देखने वाली बात है। हमारे साथ जल्द ही और हमारे साथ सपा के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जुड़ रहे हैं। सपा से हमारे साथ सपा जावेद जी हमारे साथ। जावेद जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 जावेद जी, सवाल यहाँ ये है, खैर कौन से आपके मुद्दे होंगे, कौन से नहीं होंगे, वो तो अलग बात है। अभी जिन 58 सीटों पे पहले चरण में मतदान होने जा रहा है, उनमें आप सिर्फ 2 हैं।
तो ऐसे में कितनी उम्मीद है कि हम आप 58 में से सिर्फ 2 सीटें हैं, कितनी बढ़ेंगे आप? देखिए त्रिपाठी जी, आप पत्रकार हैं, राजनीति को कवर करते हैं, अच्छी तरह जान रहे हैं कि पश्चिम से लेके पूरब तक, तराई से लेके बुंदेलखंड तक स्थितियां क्या हैं। अगर 58 में हम 2 हैं जी, तो इस पहले चरण में हमारी 56 सीटें हो जाएंगी, यह निश्चित रूप से एक विश्वास है जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक वातावरण निर्मित हुआ है। उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरीके से जन सरोकार से अपने से जुड़े हुए मुद्दों के साथ सरकार के विरुद्ध, सरकार की नाकामियों के विरुद्ध जो आरोप पत्र तैयार किया है, उस आरोप पत्र को आप देखिए कि कोई कोरोना तो मान लीजिए ये 2 साल रहा, उसके पहले जो जब सरकार चल रही थी उस समय क्या स्थितियां थी, आज तक क्या स्थितियां हैं। जनता के मुद्दों से ये सरकार योगी जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से कटी रही है। ये दूसरे मुद्दे तलाशती रही है, दूसरे मुद्दों पर काम करती रही है। जैसे उसने 80-20 का दिया, अरे कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अपने आप में एक संस्था है, यह संवैधानिक पद है। कोई हमको वोट दे तो हम उसका तिरस्कार नहीं कर सकते, उसका अपमान नहीं कर सकते। हमें जन सरोकार के साथ जोड़कर जो एक सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है, बिना राग अनुराग के हमें वह पूरा करना है। वह पूरा करने में पूरी तरीके से ये सरकार विफल रही। आप किसी भी समय देखिए, किसी भी परिस्थिति में देखिए, कुपोषण का मामला हो, देश के आधे कुपोषित उत्तर प्रदेश में है। कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, हंगर इंडेक्स में देश को कहां खड़ा कर दिया गया। उत्तर प्रदेश नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर बिहार के बाद दूसरे पायदान पर खड़ा है। ये जो तमाम स्थितियां, बेरोजगारों के साथ कितना छल किया कि आप बड़े बड़े आंकड़े देते रहे। आपने मुख्यमंत्री कार्यालय का आधिकारिक ट्विटर हैंडल एक वीडियो वायरल कर दे, डाल दे, कहे कि इसको लेखपाल की नौकरी दे दी गई, और वो जब विज्ञापन ही नहीं हुआ, जब कुछ हुआ ही नहीं, तो लोगों ने सवाल किया कि ये विज्ञापन कब हुआ था, इसकी भर्ती कब हुई, इसको नियुक्ति कब दी गई। तो मुख्यमंत्री कार्यालय उसको जो है वो उस वीडियो को वापस लेता है। लखनऊ के काकोरी के पास के एक रोजगार को मुद्रा योजना के तहत लोन देने की बात कर, पश्चिम की बात कर ले, सामने आता है। जावेद जी भी 58 सीटों की बात कर ले, जहां पहले चरण में मतदान आपके भी प्रत्याशी घोषित होने वाले हैं। मैं आदरणीय त्रिपाठी जी, मैंने कहा ना कि ये मुद्दे हैं, यही मुद्दे तो मतदान के लिए भारतीय जनता पार्टी की के ताबूत में आखिरी कील ठोकेंगे। जिन कारणों से, जो कारण थे, जो सब्जबाग दिखाए थे, जो ख्वाब दिखाए थे, जो भारतीय जनता पार्टी का लोक कल्याण संकल्प पत्र था, वो कहां तक पूरा हुआ। 14 लाख रोजगार आप प्रतिवर्ष दे पाए, आप एक भी भर्ती नहीं कर पाए, पेपर लीक कराते रहे, जो भर्तियों के परिणाम आ गए उनको निरस्त होना पड़ा। 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती में आपने पिछड़ों का कितना बड़ा घोटाला किया। जिस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को आपने ढोल बजाकर कहा कि हमने संवैधानिक दर्जा दे दिया, उस संवैधानिक दर्जा प्राप्त आयोग की रिपोर्ट को योगी जी ने नकारने का काम किया। आपने अनुसूचित जनजाति के लोगों का अधिकार उसमें मारा, जो बाद में अगर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले थे तो एससी में चले जाते, वो आपने दूसरी तरफ दे दिए। आपने हर तरीके का, कोरोना काल में क्या नहीं आपने देखा। आपने अपना पड़ोसी खोया, अपने परिवारजन को खोया, अपने मित्रों के बीच में किसी न किसी को खोया, और एक चिता पर 300 इसी लखनऊ में जल गए। एक एम्बुलेंस में 300 ले जाने के लिए विवश हो गए लोग। कहीं कोई पूरा मिसमैनेजमेंट था, और सबसे बड़ा कारण एक उदाहरण पर्याप्त है। कोई मैं इधर उधर, कोरोना काल में ये स्थिति पूरे देश में थी जावेद जी। मैं पूरे देश में थी, तो मैं आदरणीय त्रिपाठी जी उस आपदा काल का पेंडेमिक एक्ट के तहत पूरी जिम्मेदारी, पूरा दायित्व कानूनी तौर पर, नैतिक तौर पर देश के प्रधानमंत्री के हाथ में था। उसमें रेमडेसिविर कितने रुपए की बिक गई, क्या कोई आप कार्रवाई कर पाए? आप बेड नहीं दिला पाए। हमारे आरोप को आप नकार दीजिए त्रिपाठी जी, हमको फांसी चढ़ा दीजिए हमारे आरोप पर। लेकिन योगेश प्रवीण जी जैसा मूर्धन्य साहित्यकार, पद्म श्री पुरस्कार विजेता, इसी लखनऊ के मेडिकल कॉलेज से 700 मीटर दूर उनका आवास था। उनको प्रदेश के कानून मंत्री लगातार जो है एम्बुलेंस दिलाने का प्रयास करते रहे, उनकी मौत हो गई, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई 700 मीटर दूर
उनके घर पर, और सीएमओ स्तर के अधिकारी ने उनका फोन नहीं उठाया। इसका तो खुलासा स्वयं ब्रजेश पाठक जी ने किया, हमने तो किया। ये मुद्दा पश्चिम में ये मुद्दा रहेगा। भाजपा के विधायक हैं, जावेद चाहे जी, फिरोजाबाद के रामगोपाल लोधी जी को ले ले, चाहे संतोष गंगवार जो इतने वरिष्ठ नेता थे, उनको इसी कारण को। जावेद जी, यही मुद्दा पश्चिम में रहेगा 58 सीटों पे आपका। और दूसरा सवाल जो आपने कहा कि हम 2 से 56 जीतेंगे, देखिए पश्चिम का सीधा मुद्दा है। आज देखिए गन्ना किसानों के साथ क्या दुर्दशा की, सीमांत और लघु किसानों के साथ जो समाजवादी पार्टी की सरकार में नलकूप के लिए, सिंचाई के लिए 68,000 की सब्सिडी मिलती थी, योगी जी ने पहले दिन से खत्म कर दी। महिलाओं, बेटी बचाओ का नारा लगाने वालों ने कन्या विद्या धन छीन लिया, वृद्धावस्था पेंशन छीन ली। ये सारे काम जो करते रहे, बेरोजगारों का भत्ता आपने छीन लिया। आपको तो नैतिक दायित्व ही नहीं है, नैतिक बल आप में नहीं बचा है। किसने नहीं देखा, आज भगदड़ मची हुई है भारतीय जनता पार्टी में। और आज हम पर आरोप ये मत कहिएगा आदरणीय त्रिपाठी जी की आज चुनाव की बेला है इसलिए भगदड़ है। अरे 250 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जब योगी के कुशासन के खिलाफ, उनकी निर्कुंसता के खिलाफ सदन के अंदर धरना दिया था, तो वहीं से साफ हो गया था कि उत्तर प्रदेश किस दिशा में जा रहा है। उत्तर प्रदेश की क्या दयनीय दशा है। मंत्रियों को सीधे सीधे कैबिनेट की बैठकों में गालियां दी जाती थी। ये आज मंत्री बता रहे हैं, विधायकों का किस तरीके से अपमान होता था। पश्चिम में ये 200 रुपए का कड़ू तेल बेचकर इस मुगालते में है कि हम सत्ता के बड़े स्थानीय मुद्दे पे बात नहीं कर रहे आप। पश्चिम के जो 58 सीटों में स्थानीय गन्ना किसान की बात की, कड़वा तेल 200 रुपए में है, डीजल किस रेट में है, पेट्रोल किस रेट में है। आपने पीएक्सी सीएक्सी में ताले लगे हुए हैं। आपने इसी लखनऊ में देखा होगा, योगी जी गए थे टीका महोत्सव मनाने के लिए बख्शी तालाब के पीएक्सी पर, और योगी जी के जाने के 10 मिनट बाद उस पर ताला लग गया। ये खबर तो मीडिया ने चलाई ना, मैं ऐसे झूठे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। स्थानीय स्तर पर किस तरीके से किसानों की दुर्दशा उसी पश्चिम में रुहेलखंड में की गई, गन्ना किसानों का कितना अपमान हुआ। आज भी धान की क्रय नहीं हो पा रही, सहकारी समितियों में खाद नहीं है, प्राइवेट खरीदो तो यूरिया के साथ सल्फर और जिंक व्यवस्था में खरीदने के लिए किसान मजबूर है। ललितपुर में खाद की लाइन में लगा किसान मर जाए, लखीमपुर में किसान धान न बिके आत्महत्या कर ले, ये सब क्या है। चलिए जावेद जी, आप तो 300 रुपए दे रहे थे समर्थन मूल्य, इन्होंने तो बढ़ा के 350 किया, आप तो 300 ही दे रहे थे अपनी सरकार में। और दूसरा एक सवाल है, आपने कहा 56 सीटें, 2 सीटें किसके लिए छोड़ रहे हैं? 2 सीटें किसके लिए छोड़ रहे हैं? बीजेपी जीतेगी कौन? सरकार के समय रुपए का मूल्य क्या था, कितना वो मूल्यन किया इन्होंने। ये तो 450 लोग कल्याण पत्र में वादा करके आए थे, किसानों की आय दोगुनी कर रहे थे। ये आज तक दोगुनी तो छोड़ दीजिए, ये नहीं बता पाए कि किसान की स्वतः आमदनी कितनी थी, मूल आमदनी कितनी थी जब आपने उससे वादा किया था, ये आज तक नहीं बता पाए। चलिए 2 सीटें किसको दी आपने? आपने कहा 56 लेंगे, 58 में 2 सीटें किसको दे दी? बीजेपी को दी है कि बीएसपी को दी है कि और कांग्रेस? ये तो लोकतंत्र है, लहर है पश्चिम से लेके पूरब तक। आदरणीय त्रिपाठी जी, पूरब से लेके पश्चिम तक 10 मार्च को खुशहाली का, न्याय का नया सूर्योदय होगा। आपने हमारे सवाल का उत्तर नहीं दिया और अखिलेश जी के नेतृत्व। हमारे सवाल का उत्तर तो दे दीजिए। आप 56 सीटें ले लीजिए, 2 किसको दे रहे हैं ये तो बता दीजिए। अब वो 2 कोई भी ले लेगा, 2 में आप कोई भी ले लेगा। चलिए वो 2 सीटों में मात्र कमजोर है दीपक जी, जबकि आप कमजोर नहीं है जी। विपक्ष को भी जिंदा रहने देना है हमको। भारतीय जनता पार्टी की तरह लोकतंत्र को एक पहिए पे नहीं चलाना है, विपक्ष को जीवित रखना है। विपक्ष जो है वो जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है, उस पर विचार रखता है। इसलिए मैंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी की तरह निरकुंश लोग नहीं हैं, हम लोग समाजवादी लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को समाप्त ये तो कांग्रेस का फर्जी लोकतांत्रिक रूप, ये तो कांग्रेस की सोच थी। जब अटल जी सदन में नहीं थे तब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि अटल जी जैसे लोग प्रधानमंत्री सदन में होने चाहिए, विपक्ष तभी चलता है, और उन्होंने अटल जी को एन केन प्रकार ने सदन में लेके आए थे। ये तो कांग्रेस का है, आप बता रहे हैं। चलिए 2 सीटों पे मात्र ये देखिए बातों का है, इन बातों में क्या बातों नहीं, यथार्थ है। ये को हरवा दिया था, बहुगुणा जी को किसने ये यथार्थ है, प्रयागराज में हरवा दिया था, ये यथार्थ है। ये भावनाएं नहीं, ये राजनीतिक इतिहास में लिखा हुआ है। नहीं है ये मुद्दा, इस समय ये है बेरोजगारी, महंगाई। जी
जी दीपक जी, आप 58 में से 53 सीटों पे है अभी, और जावेद जी का दावा है कि 56 में वो जीतेंगे। 2 में कौन जीतेगा उसमें भी किंतु परंतु कर रहे हैं वो। देखिए त्रिपाठी जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जी 4.5 वर्षों के अंदर एक जो बदलती हुई तस्वीर हम लोगों के सामने आई है जी, जो सहारनपुर से लेकर के और पूर्वांचल के गाजीपुर तक पहुंची है, उस बदलती हुई तस्वीर को आज उत्तर प्रदेश की जनता स्वीकार कर रही है जी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर अंधेरे से डूबा हुआ उत्तर प्रदेश को उजाले में लाने का काम किया गया है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अच्छी सड़कों की व्यवस्था की गई है जी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से एक विकास की लहर है, भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब, दलित, शोषित, वंचित तक विकास की योजना का पहुंचाने का काम किया है। लगातार हमने देखा है, हमने हर गरीब को छत देने का काम किया, उसको आवास देने का काम किया, हमने हर गरीब को स्वच्छ जल देने का काम किया, हमने हर गरीब को स्वच्छ बिजली का कनेक्शन देने का काम किया, हमने गरीब को उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने का काम किया। जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े से बड़े मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार हो रहे हैं, हम अपने संकल्प के साथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला एक मेडिकल कॉलेज के अंदर हम लोगों ने 33 मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास निर्माण चल रहा है, लगातार उस पर काम चल रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारा क्षेत्र आगे बढ़ सके, उत्तर प्रदेश की जनता इस चीज को एक्सेप्ट कर चुकी है। और जहां तक कि आदरणीय हमारे जावेद जी दलितों की बात कर रहे थे, तो मुझे भी याद आ रहा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 से पहले हमारे दलित भाइयों की जमीनों को कब्जा लिया जाता था। और मुझे एक किस्सा भी याद आ रहा है कि इटावा के अंदर किस तरीके से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के गृह जनपद के अंदर किस तरीके से दलित किसानों को ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा करके उनकी हत्या कर दी जाती है, समाजवादी के कार्यकर्ताओं पर ऊपर एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है। ऐसे उदाहरण उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों के साथ हुआ करते, अत्याचार हुआ करता था। जावेद जी किस तरीके से अलग अलग लोगों के ऊपर अत्याचार का काम किया जा सकता। और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मिशन और विजन को एक्शन में बदलने का काम आदरणीय योगी जी ने किया है, 4.5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश बनाया है जी। बड़े बड़े इंटरनेशनल एक्सप्रेस वे बने हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट वे बने हैं। मुद्दों पे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की तस्वीर दीपक जी आज चूंकि पहले चरण की बात हो रही है, हाँ मैं वहीं आ रहा हूं भाई साहब। 58 सीटों की बात हो रही है, आपके पास 53 थी, मैंने भरपूर आपको समर्थन वहां की जनता ने दिया था। तो वहां के स्थानीय मुद्दे निश्चित तौर पे चुनाव के परिणामों को प्रभावित करेंगे, ये आप भी मानते होंगे। ऐसे में वहां 2 मुद्दे हैं। एक तो खैर आपने 350 गन्ना का समर्थन मूल्य 350 किया, 300 से बढ़ा करके इनकी मांग 400 थी, विपक्ष 400 की मांग कर रहा था। ये अलग बात है कि विपक्ष हमेशा इस तरह के जुमले जरूर देता है कि सरकार आ जाए फिर पूरा होगा या नहीं होगा, ये अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी आवारा पशुओं की समस्या है वहां पे, जो मझोले किसान है, मध्यम किसान है, उनके लिए बड़ी समस्या है। ये एक आपके सामने मुद्दा आएगा। दूसरा चीनी मिल का मुद्दा, किसानों का जो बकाया चीनी मिल जो उन्होंने गन्ना खरीद लिया उनका भुगतान नहीं कर रहे, ये मुद्दा है। और ये 3 मुद्दे हैं, आप आवारा पशु, गन्ना, किसान और चीनी मिल, इन पे आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए त्रिपाठी जी, पश्चिम क्षेत्र की बात अभी जिस तरीके से 58 सीटों पर चुनाव होने वाला है और 56 सीटों पर भी हम लोगों ने जीत दर्ज करी थी। लगातार इसी तरीके से हमने पश्चिम क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से बदलाव किया है, जहां तक की बात गन्ना किसानों की है, उत्तर प्रदेश सरकार में जब 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, सरकार आते ही हमने गन्ना किसानों का 10 रुपए का मूल्य बढ़ाया और हमने हाल ही में ही अभी 25 रुपए का मूल्य बढ़ा करके 350 रुपए का मूल्य करने का काम किया है। हमने ऐसे लाखों गन्ना किसानों का भुगतान करने का काम किया है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना चीनी मिल की बात होती है, तो मेरे भी ध्यान में आता है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 17 चीनी मिलों को बंद करने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 20 गन्ना चीनी मिलों का विकासीकरण किया, नवीनीकरण, उनको डेवलप करने का काम किया, उनके अंदर रोजगार लगाने का काम किया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पश्चिम क्षेत्र की अगर बात आती है,
तो जिस तरीके से हम लोगों ने मुजफ्फरनगर का कैराना का घटना हम लोग नहीं भूल सकते, जिस तरीके से वहां के लोगों ने पलायन किया था, आज वहीं के लोग आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उनको विश्वास जताते हुए आज अपने घर वापस आ रहे हैं, उनका व्यापार बच रहा है, वो अपने परिवार में खुशहाल है। मुझे एक बात और ये त्रिपाठी जी याद आ रही है कि जब कैराना की घटना हुई थी तो उसमें अपराधी उसमें जो लोग शामिल थे तो उनको मुख्यमंत्री आवास पर दावत खिलाई जाती है, उनको अतिथि की व्यवस्था करी जाती है। तो ये सब चीजें वहां की जनता जानती है और ये जनता उस चीज को स्वीकार करती है। जनता ने उसको 2017 में भी स्वीकार किया था। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पश्चिम क्षेत्र से लेकर के पूर्वांचल क्षेत्र से लेकर के बुंदेलखंड क्षेत्र, मैं तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश की बात करता हूं कि जिस तरीके से संपूर्ण उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर सामने बदल करके आई है, भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के मुद्दे के साथ जिस तरीके से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश बनाया है, जिस तरीके से हमने डिजिटलाइजेशन के माध्यम से बड़े बड़े पश्चिम क्षेत्र में जयवर एयरपोर्ट का भी उदाहरण हम लोगों के ध्यान में आता है कि कितना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कितने सारे लोग उससे रोजगार के माध्यम से जुड़ेंगे, कितना औद्योगिकरण विकास होगा, ये सब हमारे क्षेत्र में ध्यान में आता है। तो इन्हीं मुद्दों के साथ हम लोग जाने वाले हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो विकास की यात्रा इन्हीं विकास के मुद्दे पर चलाई है। 2014 में भी हमें भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद दिया, 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया और लगातार इस बार भी 2022 में जिस तरीके से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट और बदलाव का एक नींव खड़ी करी है, उसी डेवलपमेंट के साथ भारतीय जनता पार्टी पुनः 2022 में 300 से अधिक सीटों से जीतने वाली। चलिए जावेद जी आपके पास आ रहे हैं, हमारे साथ बसपा के नेता सुरेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ जी, आ रही है। शुभेंद्र जी, 2 सीटें थी आपकी बसपा की, हालांकि बाकी सब सपा हो चाहे भाजपा हो ये बूथ लेवल तक अपनी तैयारी की बात कर रहे हैं। बसपा की तरफ से कोई ऐसी सुगबुगाहट नहीं आ रही कि कितनी तैयारी है कितनी नहीं, हालांकि मीडिया से आप लोग दूर रहते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है किन मुद्दों पे, आप दावा तो आप भी कर रहे हैं सरकार बनाने का, तो आपके सामने प्रतिपक्ष कौन रहेगा? हम मान लेते हैं आपकी सरकार बनेगी, बीजेपी रहेगी या सपा रहेगी? देखिए, मेरी लड़ाई है वो विचारों की लड़ाई है और जो मूल आवश्यकताएं हैं और मूल मुद्दे हैं जो पब्लिक से जुड़े हुए हैं, वो सारे मुद्दे हमारे उसमें मैनिफेस्टो में आते हैं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी कोई हवाई घोषणाएं नहीं करती है, वो सिर्फ कार्य करने पे विश्वास करती है। आपने देखा पिछली जितनी भी सरकारें रहीं, 4 बार की सरकारें रहीं, उत्तर प्रदेश की जनता ने उस समय बहुत ही उस शासनकाल को याद किया और उस शासनकाल में अपने आप को सुरक्षित महसूस किया। बहुजन समाज पार्टी कानून व्यवस्था सबसे प्राथमिक हो, जो उसका मैनिफेस्टो होता है वो कानून व्यवस्था होती है जी। तो कानून व्यवस्था आज चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इनके जितने बड़े बड़े नेता हैं वो भी आज दबे हाथों से या दबे पांवों में जो है कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की कानून व्यवस्था जो थी वो सबसे ऊपर थी जी। और जो है हम लोग जो है मीडिया के माध्यम से या हवाई कोई चुनाव प्रचार नहीं करते हैं जी, बिल्कुल सही। हम लोग पब्लिक में जाते हैं और पब्लिक में जो जरूरी मुद्दे हैं उन पे बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से आज पूरा जो नीचे तबके का जो किसान है वो आज उनकी जो व्यवस्थाएं हैं या उनकी जो गौ रक्षा या गौ को खुला छोड़ देना या जानवरों को छोड़ देना, उससे बहुत त्रस्त है जी। सुरेंद्र जी, वही तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। 2 सवाल हमने आपसे किए थे कि हम अभी 58 सीटों की बात कर रहे हैं जहां पहला चरण है, पश्चिम की परीक्षा मेरा मुद्दा है, और इस मुद्दे पे आप इस जो 58 सीटें हैं पश्चिम में, उनमें आप कौन से मुद्दों को उठाएंगे? एक, और दूसरा मैंने सवाल किया था कि आपके सामने प्रतिपक्ष कौन होगा? मान ले रहे आप सरकार बना रहे हैं, सपा नंबर 2 पे रहेगी कि बीजेपी रहेगी? मेरे सामने देखो समाजवादी पार्टी तो नहीं है जी, भारतीय जनता पार्टी इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि वो छल कपट करके जो है कुश्ती लड़ना चाहते हैं। कौन? वो भारतीय जनता पार्टी जी। और समाजवादी पार्टी का जो है शासन जो पिछला जो देखा गया उस शासन काल से जो है पश्चिम में तो बहुत ही लोग त्रस्त थे जी।
और भारतीय जनता पार्टी से इस बार जो है किसानों का मुद्दा जो है सबसे बड़ा मुद्दा है। चलिए, जिस तरीके से आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने जो है अपनी गाड़ियों से किसानों को रोकने का कार्य किया। जी चलिए भाई, जब आपको किसान जो बिल जो था इसको वापस ही लेना था तो आप लाए ही क्यों थे, और लाए थे तो फिर इतना समय क्यों लगा दिया आपने? सैकड़ों की संख्या में जो है किसानों को मरने का राह देखा। चलो सुमेन जी, हम निश्चित हमारे साथ जावेद जी हैं सपा से, हमारे साथ बीजेपी से भी हैं दीपक जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गणेश जी, हम उनके पास चलते हैं। गणेश जी, ये 58 सीटों पे पहले चरण मतदान होने हैं और कांग्रेस के तो हमारे जो प्रतिनिधि थे वो जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम 125 में से कर दिखाया, 50 सीटें महिलाओं को दे दी, कर दिखाया। उन्होंने बड़े काफी इसको जोर से कहा। तो क्या 50 महिलाओं को टिकट दे देने से आधी आबादी पूरी महिलाओं की सीट मिल जाएगी उनको? और बाकी आपने सुन ही लिया है जावेद जी का मुद्दा, किस मुद्दे पे जाएंगे, दीपक जी ने जो कहा है और सुमेंद्र जी भी जो कह रहे हैं। त्रिपाठी जी, इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। वो इसलिए कि बीजेपी ने जो पिछले चुनाव में प्रदर्शन किया था उस स्तर पे इस बार दोहरा पाएगी, ये मुझे मुश्किल दिख रहा है। इसकी वजह यह है कि किसान नाराज हैं और किसानों का जो अभी बीजेपी प्रवक्ता बता रहे थे किसानों के गन्ने का भुगतान कर दिया है। आज की तारीख में 7,000 करोड़ रुपया किसानों का गन्ना मिल का बकाया है जिसका भुगतान नहीं हो पाया। और आपने जो है सरकार ने जो राशि गन्ना किसानों के लिए बढ़ाई है वो मामूली सी बात है, जबकि इन्होंने अपने 2017 के फेस्टो में 40 रुपये बढ़ाने, 350 रुपये कहा था। 350 कर दिया? 350 ने 40 रुपये और बढ़ाने की बात कही थी। नहीं, पहले 300 था, पहले 10 बढ़ाया, फिर 15 बढ़ाया, फिर 25 बढ़ाया। हाँ, 350 कर दिया, किस्तों में बढ़ा दिया जो ठीक है। जो और दूसरा क्या है, लेकिन गणेश जी यहाँ एक और बता दें, ऐसा नहीं है। बीजेपी सरकार के समय जो गन्ना किसानों का जो पैसा बकाया था भुगतान, जब सपा सरकार थी उसका भी बताएंगे दीपक जी, लंबा भुगतान बाकी था। 2017 से बकाया है ये, 2017 से अब तक का बकाया की बात कर रहा हूँ मैं। तो कैरी फॉरवर्ड भी हुआ है ना, पिछला 14, 15, 16, 17 का भी, मैंने 14, 15 का भी कैरी फॉरवर्ड हुआ है 2017। जी। अभी वर्तमान में करीब 7,000 करोड़ से ज्यादा बकाया है। दूसरी बात क्या है कि बीजेपी ने जो प्रदर्शन किया था वो जाट वोटों के आधार पर किया था। जाट बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट किया था। इस बार जाट किसान आंदोलन के कारण बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। वो उनका जो नाराजगी कैसे दूर होगी ये बीजेपी का मैनेजमेंट है वो करेंगे। और प्रियंका गांधी ने जो आज 150 सीटें जारी करी, 50 महिलाओं को दी है, ये हालांकि उसमें से कितनी जीतेंगी कितनी नहीं ये तो जो है भविष्य का विषय है, लेकिन उन्होंने मुद्दा यह है कि सिर्फ उन्होंने कहा कर दिखाया, 50 सीट दे दी और कर दिखाया महिलाओं को, टिकट तो उनके हाथ में है। लेकिन बीजेपी और सपा के पार्टी हाईकमान को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि अब उनको भी जो है इसी रेसों में महिला प्रत्याशियों को उम्मीदवार बनाना पड़ेगा। और इसलिए प्रियंका ने एक फार्मूला सेट कर दिया कि महिलाओं को आपको भी टिकट देना पड़ेगा, जो कि जो है बीजेपी का फार्मूला रहता है जिताऊ उम्मीदवार, ना कि जो महिला, पुरुष या आदिवासी, दलित, ये फार्मूला उनके यहाँ सेकेंडरी हो जाता है, मेन होता है। तो जो धार्मिक ध्रुवीकरण है उसका जरूर बीजेपी को फायदा होगा। इसीलिए मुख्यमंत्री ने जो 80 और 20 की बात कही है उसका सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण करने का है, क्योंकि जो है फील्ड में जो जिस तरीके से नाराजगी है उसकी नाराजगी को उसको जो है नाराजगी को आकलन करते हुए अब सिर्फ बीजेपी को फायदा यही होगा कि वो धार्मिक ध्रुवीकरण करके जो है चुनाव जीत सकती है। तो इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए बड़े अच्छा जो संकेत नहीं है। बीजेपी को बड़े संघर्ष करना पड़ेगा तब जाके जीत पाए। और जिस तरीके से भगदड़ चल रही है बीजेपी से, आपको पश्चिम वो ये लोग हैं जैसा कि बीजेपी, दीपक जी बेहतर बताएंगे, कि जिनको टिकट की निराश हो रहे थे कि टिकट नहीं मिलेगी वो जा रहे हैं। नहीं, मेरा इसमें एक ये है, जैसे आपने पश्चिम बंगाल में देखा होगा कि ममता बनर्जी सरकार में जो थे वो सिर्फ बीजेपी में आए, लेकिन बीजेपी सरकार में और सपा में जा रही, तो कहीं न कहीं जो है इसका भी फार्मूला एक मैसेज जाएगा कि जो है बीजेपी कमजोर हो रही है इसलिए सपा में उछाल करके जा रहा है। ये मुद्दा जरूर हो सकता है। ये जो है मुद्दा बनेगा और ये एक मैसेज जाता है उम्मीदवार जो कंफ्यूज जो है मतदाता होते हैं 8 से 9% मतदाता, उसमें मैसेज जाता है कि जो है बीजेपी की स्थिति खराब है इसलिए लोग भगदड़ मची है। वो भी तब जब जो है 2
मतलब योगी और मोदी की सरकार चल रही है और उनके पास सारी जांच एजेंसियां हैं, उनके डर के बाद भी बीजेपी सपा में जाना ये बड़ा अहम मुद्दा है। आचार संहिता लग गई। खैर जावेद जी, आप जब दीपक जी कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात रखना चाह रहे थे, बोलिए। देखिए, मामला जो है वो मामला केवल अब किसी सांप्रदायिक आधार पर या किसी दूसरे ध्रुवीकरण पर चुनाव 3 बार आपने काट की हांडी चला ली, 3 बार आप चढ़ गए। क्या किसान जो है, जो उसके साथ आपने जुल्म और ज्यादती की है अपने सत्ता काल में, क्या उसको भूल जाएगा? किसान की जेब को किस तरीके से काटने का प्रयास किया आपने? किसानों के ऊपर बिजली की दरें आपने कितने प्रतिशत बढ़ा देने का काम किया? आपने उसको सिंचाई के लिए नलकूप में मिलने वाली सब्सिडी खत्म की, देश की सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश को दे दी, ग्रामीण क्षेत्रों की दशा और दिशा आपने क्या बना दी, स्कूल जाती बेटियों के साथ जो है दुष्कर्म और दुराचार हो रहा है, तेजाब फेंका जा रहा है, इसी उत्तर प्रदेश में तो हुआ। इसी उत्तर प्रदेश में योगी जी का आईपीएस, जिसके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो इंद्रकांत शुक्ला जी की हत्या कर देता है। योगी जी के जिले का विकास देखने गया मनीष गुप्ता, योगी जी की पुलिस मार देती है। अब आप कहेंगे जेल में है। जिन अमित शाह जी को दूरबीन से भी अपराधी नहीं दिखते, उसी उत्तर प्रदेश में बागपत से लेके बांदा की जेल तक हत्याएं हो जाती हैं, वो भी उनको नहीं दिखता। उन्हीं के बगल में खड़ा उनका राज्य मंत्री नायर, वो अपने ही पिता की प्रेरणा से किसान और पत्रकारों की हत्या कर देता है। जिस गाड़ी से हत्या हुई हम आप सब जानते हैं, वो अजय मिश्रा जी के नाम पर है। क्या पुलिस को पूछताछ नहीं करनी चाहिए? प्रथम तहरीर जो दी गई उसमें अजय मिश्रा टेनी जी का नाम था, उस पर उनका नाम निकालकर एफआईआर लिखी गई, और अजय मिश्रा टेनी जी पर जो आरोप लोग लगा रहे हैं वो सब छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेता, देश में जिनका सबने सम्मान किया, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, प्रधानमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को अजय मिश्रा टेनी के विरुद्ध उन्होंने किस तरीके का पत्र लिखा था और टेनी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए कहा था, उसको भी भूल गए। ये लोग तो अपने ही पुरोधाओं को, लव पुरुषों को, अपने ही नेताओं की बातों को नकारने का काम करते हैं। जिस आयोग को ये बता देंगे कि ये संवैधानिक है, उसी आयोग की रिपोर्ट को नकार देंगे। किसानों के लिए तपस्या की बात प्रधानमंत्री जी करेंगे और योगी जी कहेंगे, पश्चिम जाके मुख्यमंत्री बनने के 1 साल के अंदर कहा था कि पश्चिम के गन्ना किसानों को गन्ना बोना बंद कर देना चाहिए, गन्ना बोने से शुगर हो जाता है। कितनी हास्यास्पद बात, किस तरीके की बात की। वो चाहते ही नहीं थे कि चीनी भारत के अंदर पैदा हो, गन्ना उत्तर प्रदेश के अंदर पैदा हो, चीनी कहीं और से आयात कर ली जाए। हम अगर इशारे में बात करें तो कहां से आती चीनी फिर उसके बाद? तो ये जो सब चीजें हैं, गन्ना मत बो, क्या कट्टे की और तलवार की, चाकू की, भाले की खेती शुरू कर दे किसान? क्या आप क्या कहना चाहते थे? ये सुल्ली बाई बुल्ली बाई है, टेक फाग, इस तरीके का जो वातावरण बनाया, टूल की सब फर्जीफिकेशन सोशल मीडिया पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लोगों में नफरत भरो। अरे प्रधानमंत्री अटल जी का हम भी सम्मान करते हैं, देश सम्मान करता है। कौन कह सकता है कि उन्होंने एक काम भी जो है संविधान या लोकतंत्र की मर्यादा के विपरीत किया हो? आप तो उनका भी अपमान करने का काम कर रहे हो, अजय मिश्रा टेनी का बचाव करके। आपको विवेक तिवारी की हत्या नहीं दिखाई देती? जिन समाजवादियों ने हिंदू नेता कमलेश तिवारी को सुरक्षा दी, उसकी हत्या नहीं दिखाई दी? आज शहीद इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के हत्यारों को आप जेल के बाहर किस तरीके से महिमा मंडित करते हैं? ये तो हो गई कानून व्यवस्था की। जावेद जी जानना लेकिन आपसे, क्या योगी जी जब मानेंगे, भारतीय जनता पार्टी जब मानेगी, जब अरहर की दाल 500 रुपए किलो बिकेगी, जब डीजल और पेट्रोल 1000 रुपए लीटर बिकेगा, जब गैस सिलेंडर 2000 का बिकेगा, ये जब रुकेंगे? जेवर एयरपोर्ट की बात की, 29,800 करोड़ रुपए का जेवर एयरपोर्ट, आप उसको किसके हवाले करने जा रहे हो? कसमें खा रहे थे प्रधानमंत्री जी, छाती पीट रहे थे कि भारत की रेल का निजीकरण नहीं होगा, और उसके बाद क्या हुआ? ये जेवर एयरपोर्ट भी अडानी के पास जाएगा। कुशीनगर के एयरपोर्ट पे विज्ञापन में आप संघाई के एयरपोर्ट की तस्वीर लगाते हो। कितनी शर्म आती है, उत्तर प्रदेश का अपमान करते हो। जावेद जी, उत्तर प्रदेश अभी तो इन सारे मुद्दों पे अभी बहुत 10 मार्च तक समाप्त हो चुकी है। इन सारे मुद्दों पे तो हम लोग 7 मार्च तक बहस करते ही रहेंगे। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, जो 58 सीटें हैं, इसमें आप
गन्ना किसानों की बात कर रहे हैं आप, अगर आपकी सरकार बनती है तो 350 से कितना बढ़ा के उनको आप गन्ना का समर्थन मूल्य देंगे? दूसरा, जो भी बकाया है भुगतान गन्ना किसानों का, उसका आपकी सरकार बनने के कितने अंदर उनका भुगतान कर देंगे, कितने समय के अंदर? देखिए, निश्चित रूप से आदरणीय त्रिपाठी जी, मैं 2 उदाहरण और दे दूं, उसके बाद आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं जी। अलीगढ़ में चीनी मिल बंद हो गई, गन्ना किसानों का इसी भाजपा सरकार में गन्ना किसानों का आज तक बकाया है, कोई सुनने को तैयार नहीं, धरना प्रदर्शन करते रहे। शामली की चीनी मिल का क्या हुआ? गन्ना मंत्री वहीं से हैं, कितने महीने किसान आंदोलन के पहले और बाद में भुगतान के लिए आंदोलन चला, और गन्ना मंत्री जी को बुलाने की बात थी, लेकिन गन्ना मंत्री अपनों के बीच में नहीं पहुंचे और अपनों की बात सुनने को तैयार उसी तरीके से नहीं हुए जिस तरीके से चयनित अभ्यर्थी योगी जी की पुलिस भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर से लेकर मंत्रियों के निवास के बाहर तक पीट रही है। निश्चित रूप से केन एक्ट है, जो केन एक्ट कह रहा है कि 14 दिन के अंदर गन्ना किसानों का भुगतान होना चाहिए, समाजवादी पार्टी की सरकार वो करेगी। गन्ना किसानों के साथ, उनके संगठनों के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बैठेगी और जो उसकी लागत है उस लागत के हिसाब से उनको कितना न्यूनतम मूल्य मिलना चाहिए, उनको क्या एसआरपी मिलनी दी जानी चाहिए, ये सरकार और गन्ना किसान आपस में बैठ कर तय करेंगे। मतलब चीनी के दाम बढ़ेंगे तो तय है, अगर आप समर्थन मूल्य बढ़ाएंगे चीनी के दाम बढ़ेंगे? नहीं, ये आवश्यक नहीं है। क्या चीनी के दाम क्यों बढ़ेंगे? चीनी के दाम इसलिए बढ़ेंगे, समर्थन मूल्य प्लस जो है आम बाकी खर्चा जोड़ लीजिए ना, काम नहीं करेगी। बाकी खर्चे जोड़ लीजिए। 480 रुपए क्विंटल बिकती है। सर, खर्चे अगर इस तरीके से जोड़े जाएंगे तो सरकार के पास क्या पैसे की कोई कमी नहीं है। सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। सरकार के का खजाना जनता ने भर रखा है, लेकिन इस खजाने को तो मित्रों को ट्रांसफर किया जा रहा है। जनता का धन जनता के विकास के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए जनता तक पहुंचाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार निश्चित रूप से करेगी। उसमें कोई बेईमानी नहीं होगी, कोई हेराफेरी। ये पैसा हमारा आपका है, हम सबका है जो खजाने में जा रहा है। जी जी, ये हमारे निजी उपयोग का नहीं है। जी दीपक जी, बहुत सारे आरोप आ गए। सबसे बड़ा हमारा जो सवाल है, बाकी आप जावेद जी का उत्तर देंगे, हमारा सवाल है आवारा पशुओं वाला, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? आगे वहां की जनता को क्या बताएंगे कि हम आवारा पशु जो हैं उनको हम कैसे निजात दिलाएंगे किसानों को उनसे? आप त्रिपाठी जी, लगातार हमने ब्लॉक स्तर पर गौ की रक्षा करने के लिए एक योजना बनाई है, लगातार उस पर काम भी चल रहा है। बरेली के अंदर हमने 18 ब्लॉकों के अंदर ये योजना बना करके वहां गौ रक्षा हेतु उनकी व्यवस्था करने का काम किया है, और अलग अलग जिलों में भी ये व्यवस्था चल रही है। जिस तरीके से गौ हमारी माता को शिक्षित बिस की व्यवस्था हो, उनके खाने पीने की व्यवस्था हो, उनके रख रखाव की व्यवस्था हो, उसको लेकर के हमारे गौ केंद्र बन रहे हैं। तो लगातार हमारा इस पर लेकर के काम चल रहा है। कई जिलों में ये तैयार हो गया है। जो जिले छूट गए उन जिलों पर काम हमने ब्लॉक स्तर पर, मैं बता रहा हूं आपको, लगातार ब्लॉक स्तर पर बन रहा है। जहां तक की बात गन्ने की है, तो मैं बताना चाहता हूं, एक मिनट जावेद जी पहले सुन लीजिए। आप जब बोल रहे थे जावेद जी, मैं चुपचाप था, सुन लीजिए पहले। जावेद जी कृपया उनकी बात आगे दीजिए। ऐसे जावेद जी, आप बोल रहे थे तो शांत थे। गौशालाओं में जावेद जी मृत पड़ी हुई है। जावेद जी, किलो पर भूसा अगर मिल सकता हो तो बताए कोई। जावेद जी, आप जब अपना आरोप लगा रहे थे, अपनी बात कह रहे थे, तो दीपक जी ने जब धैर्य आप बोल पूर्वक रहे सुना। थे, अब आप उनका उत्तर सुन लीजिए। आप बोल रहे थे, मैं आपको बड़े ध्यान से सुन रहा था। आप साहब मुझे लगता है कि बोलने के साथ साथ सुनने की भी क्षमता थोड़ी सी ले आते तो ज्यादा अच्छा रहता। चलिए, तो मैं बताना चाहता हूं त्रिपाठी जी, हम तो गन्ना का उत्पादन किया, हमने गन्ने का उत्पादन किया, गन्ना किसानों को बढ़ाने का काम किया। आप तो जिन्ना को पैदा करके ले आए, आप तो जिन्ना को लेकर अरे भैया सुन लीजिए पहले, जी जिन्ना की कौन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर जिन्ना को लेकर के आया? कौन जवाहरलाल नेहरू से जिन्ना की तुलना करता है? कौन महात्मा गांधी से जिन्ना की तुलना करता है? किस तरीके से जिन्ना के सम्मान में पुस्तक लिख देते हैं, किस तरीके से जिन्नावादियों के हवाले
पाकिस्तान के दुर्दांत आतंकियों को आप अपने हवाई जहाज में भारतीय जनता पार्टी की आतंकवादियों को पाकिस्तान के उत्तर हवाले करते हो। जानती है जावेद जी, आपको मैं फिर समय दे दूंगा। बताओ समाजवादी पार्टी का कोई नेता पाकिस्तान में जिन्ना की कब्र पे गया हो? जावेद जी सुन तो लीजिए, जावेद जी सुन तो लीजिए, आपको फिर मौका दूंगा, उनकी बात तो आपने रजिस्टर पर लिख दिया। बताओ अडवाणी झूठे हैं, जावेद जी आप बताइए। पार्टी जी सच्चाई कड़वी होती ये है, सच्चाई है, जावेद जी पार्टी जी भी जानते हैं। अरे जावेद जी सुन तो लीजिए, भी जानते हैं। दूसरी जवाब न देना, ये हमारी बेईमानी हो जाती है। आप जवाब है किसी से तो वो भारतीय जनता पार्टी। अरे जावेद जी जवाब तो सुन लीजिए, आपने बहुत सारे आरोप लगाए हैं। नहीं, गलत बात बोलेंगे तो नहीं सुनूंगा। नहीं, आप हो सकता है आप जो बोल रहे हो। जी ने क्या लिखा? अरे जावेद जी हो सकता है, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे नहीं जावेद जी बताओ, सरकारी जहाज पर बैठाल के मसूद अजहर जैसे उसके साथी दुर्दांत आतंकियों को कौन लेके गया था, जिन्होंने बामियान में बुद्ध की प्रतिमाओं पे ध्वंस किया था? मेरा भी जवाब जावेद जी, अरे जावेद जी जब आप बोल रहे थे तो शांत रहिए। अरे जावेद जी सुन लीजिए, देखिए आप जब बोले थे बहुत सारी चीजें, अरे बहुत सारी चीजें आपने भी ऐसी बोली होगी जो उनको गलत लगी होगी, लेकिन उन्होंने की। आपने सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूँ। भाई जावेद जी आपने भी बहुत सारी बातें ऐसी बोली, सुनिए तो। सच्चाई कड़वी थे हम सब लोग जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं कि सच्चाई कड़वी होती है जी। दूसरी बात कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना भुगतान की बात है, तो 5 वर्षों के अंदर 2012 से 17 तक 96,000 गन्ना किसानों को केवल भुगतान किया गया था जी। और भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 वर्षों के अंदर 1,40,00,000 गन्ना किसानों का भुगतान किया। इसमें कितना अंतर है? ये अंतर साफ चमक करके आता है। और लगातार कितने वर्षों का भुगतान बकाया था, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको पूरा करने का काम किया। और जिस तरीके से आप बेटियों की बात कर रहे थे, अरे मान्यवर थोड़ी शर्म भी कर लीजिए होते, जब भारतीय जनता पार्टी ने एक अपना कानून पास करने का काम किया कि हमारी बेटियों की शादी जो है वो अब 21 वर्ष में होगी, तो आपके समाजवादी के वरिष्ठ नेता क्या जवाब देते हैं कि अगर 18 साल के बाद अगर शादी होती है तो बेटी आवारा हो जाएगी। अरे भाई मेरे, शर्म कर लेते थोड़ी सी। आप बेटियों की बात करते हैं, बेटियों को बात करते हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि बलात्कार हो जाता तो लड़कों से गलती हो जाती है। आप जब आपको सम्मान की बात कर रहे थे, तो मैं सम्मान पर भी बताना चाहता हूं, जिस तरीके से आपके आदरणीय नेताजी, हमारे सीनियर नेताजी जिस तरीके से चुनाव आयोग के आगे चिल्ला चिल्ला करके कह रहे थे कि मैं अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, किस तरीके से आदरणीय अखिलेश जी उनको मंच से नकार दिया जाता है। अरे भैया, अब आपको बुरा लग रहा है। जब मैं बता रहा हूं तब आपको बुरा लग रहा है, जब मैं सच्चाई गिरा रहा हूं तब आपको बुरा लग रहा है। गुरु का क्या हस्र किया, दूसरा देख लो किस तरीके से का क्या अपने पिता को योगी आदित्यनाथ ने धक्का दिया जाता है, मंत्री ये जनता ने जाना है। मंत्रियों को बेरोजगार कर दिया, विधायकों को धरना देना पड़ गया, देख रहा है। और ये बदलाव के साथ ही उत्तर प्रदेश की जनता जाने वाली है। समय भी हमारा समाप्त हो रहा है दीपक जी। कि इधर से उधर पार्टी जावेद जी, लेकिन इन 58 सीटों पे जबरदस्त चुनाव होना, हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि इस बार मुद्दे बहुत सारे हैं, हो सकता है वो मुद्दे गौड़ हो जाएं। स्थानीय मुद्दे मुझे लगता है कि अच्छा खासा प्रभावी रहेंगे, खासकर गन्ना किसान और आवारा पशु। तो इस मुद्दे पे जरूर आपको ध्यान देना है दीपक जी, और आपको भी निश्चित तौर पे इसी मुद्दे पे चुनाव वहां लड़ने जाएंगे आप जावेद जी। मुद्दा बहुत गंभीर है। सुमेंद्र जी, आप भी उसी मुद्दे पे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुमेंद्र जी आपका, जावेद जी आपका, दीपक जी आपका और गणेश जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में चुनावी जंग की शुरुआत पश्चिम से हो रही है, जहां पिछली बार बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था, जबकि सपा, बसपा और कांग्रेस दहाई आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी थी। पहले चरण में यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग होगी, जिनमें पिछली बार 53 पर बीजेपी ने बाजी मारी थी, जबकि बसपा और सपा को 2-2 सीट, वहीं आरएलडी को 1 सीट पर कामयाबी मिली थी। कहा यह भी जा रहा है कि जो पहले राउंड में बढ़त बनाएगा उसकी बढ़त आखिरी तक बरकरार रहेगी। लिहाजा पहला राउंड अपने नाम करने के लिए पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही है। टिकट देने से पहले कड़ा मंथन हो रहा है। खैर, अब देखते हैं कि पश्चिम की परीक्षा में कौन पास होता है और कौन फेल होता है। इसी के साथ सत्ता के संग्राम में इतना ही। नमस्कार।